हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 28 से 31 जुलाई 2024 का करंट डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपका जुलाई मंथ का करंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक आपको जुलाई का अभी एक फोर्थ वीक का जो वीकली करंट अफेयर्स का एक वीडियो है वो वीडियो मिल जाएगा, और कोशिश करेंगे कि अगर आपको एक जुलाई मंथ का पूरा करंट का वीडियो जो है प्रोवाइड कर सकें। आज के वीडियो में हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 जो स्टार्ट हो गए हैं उसके बारे में जो जानकारी है, एशियाई आपदा की तैयारी केंद्र, विश्व धरोहर की सूची में नया अपग्रेडेशन हुआ है, महिला एशिया कप क्रिकेट का जो है वो आयोजित हो चुका है उसके बारे में, एक टाइफून गेमी अभी आया हुआ है, इसके अलावा मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस एक आयोजित किया जाता है उसके बारे में, और इसी तरह के करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की वित्तीय स्थिति या फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क पेश किया है? ठीक है, ऑप्शंस है वेशल 3, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या पीसीए, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क या आरएमएफ, और कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स या सीएएन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये जो रिजर्व बैंक ने जो शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है या त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क जो है इसको मंजूरी दी है। इसमें कौन से होंगे? वे बैंक जो वित्तीय रूप से अस्वस्थ और खराब प्रबंधन के कारण क्या है, कमजोर है, इनका प्रबंधन जो है वो अच्छा नहीं है। और ये कौन से बैंक है? शहरी सरकार सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, और ये जो है वैसे कोऑपरेटिव बैंक्स पे लागू होगा जिनकी जमा राशि जो है वो 100 करोड़ या उससे अधिक है, और ये प्रावधान जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। इनकी स्थिति जो है वो सुधारने जो है वो आरबीआई का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कब आयोजित हुआ है? 24 जुलाई 2024, 25 जुलाई 2024, 26 जुलाई 2024 और 27 जुलाई 2024। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये पेरिस ओलंपिक जो है इनका शुभारंभ 26 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, और ये खेलों का आयोजन जो है वो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाला है, और इनका आयोजन पेरिस में हो रहा है। अगर इसके शुभंकर या मस्कट की बात करें तो उस मस्कट का नाम है फ्रीजियन कैप। ये जो है इन खेलों का शुभंकर है। ये मस्कट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी बड़े गेम्स होते हैं उनके मस्कट के बारे में भी कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका शुभंकर क्या है। तो पेरिस ओलंपिक्स का शुभंकर जो है उसका नाम है फ्रीजियन कैप। ठीक है, और ये जो समर ओलंपिक्स हो रहे हैं, ये इन खेलों के इतिहास में पहली बार है कि खेल में जो शामिल होने वाले एथलीट हैं ये ओलंपिक समारोह कार्यक्रम तक क्या कर गए हैं, नदी मार्ग से पहुंचे हैं। ठीक है, जो जहां पर आयोजन हो रहा है उस स्थल पर ये लोग नदी के थ्रू या बोट के थ्रू पहुंचे हैं। और जो यहाँ पर भारतीय दल रहा है, भारतीय दल के जो ध्वजवाहक हैं, वो ध्वजवाहक कौन कौन से? एक तो पीवी सिंधु जी, और टेबल टेनिस के दिग्गज जो हैं शरत कमल। ये दो लोग जो है वो भारतीय दल का क्या किया है, इन्होंने ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने वहां पर नेतृत्व किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल में निम्न में से किस संगठन की अध्यक्षता संभाली है? एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र या एडीपीसी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में सार्क भी बोलते हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारत ने हाल में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र जो है इसकी क्या की है, अध्यक्षता संभाली है। अभी सम्मेलन जो हो रहा था वो बैंकॉक थाईलैंड में हो रहा था, और भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए ये अध्यक्षता संभाली है। अभी तक अध्यक्षता चीन के पास थी, चीन के बाद ये चेयरमैनशिप जो है वो भारत को ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, बात करें अगर इस एडीपीसी की, तो ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जो आपदा के जो जोखिम है उनको कम से कम करने और जलवायु तन्यता निर्माण में सहयोग और कार्यान्वयन के लिए क्या है, एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन, एक ऑटोनॉमस जो है वो इंटरनेशनल बॉडी, और इसका कार्य जो है वो आपदा के जोखिमों को कम करना और जलवायु का जो प्रभाव हो रहा है, ठीक है, उसके प्रभावों को करने के लिए क्या करना है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए
सहायता करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी और इसका जब स्थापना हुई थी तब ये एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें एक क्षेत्रीय आपदा तैयारी केंद्र या रीजनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के रूप में इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो है भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 9 देश जो है वो इसके संस्थापक सदस्य देश या फाउंडर मेंबर्स हैं। और अब इसका जो नाम है वो है एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, ADPC। अगला क्वेश्चन है, असम के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, चराईदेव मैदान और माजुली द्वीप। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी। ये अभी हाल में जो असम के चराईदेव मैदान है उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये पूर्वी आसाम में स्थित हैं और इनको चराई मैदान को मोइदम के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें जो सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी है उस संपत्ति की श्रेणी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ये जो चराईदेव मैदान है ये मैदान जो है वो 18वीं शताब्दी के बाद जो अहोम थे उन्होंने दाह संस्कार की क्या की? हिंदू पद्धति को अपनाया। जिस और इन्होंने क्या किया? दाह संस्कार के बाद जो अहोम राज परिवार के मृतक थे उनकी अस्थियों और राख को क्या किया? चराई देव के मैदान में इन्होंने क्या किया? दफनाना शुरू किया। तो ये जो मैदान है यहाँ पर असम जो अहोम राज परिवार हैं उनके क्या है? अवशेष यहाँ पर हैं। बात करें अहोम राज परिवार तो इनका करीब 600 साल का शासन रहा है, लेकिन जब इस क्षेत्र पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया तो इनका शासन जो है वहां पर समाप्त हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की साडो सोने और चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ये दूसरी एक और शामिल हुआ है, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। ये जापान की साडो सोने और चांदी की खदानें हैं, इनको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और बताया जाता है कि इन खदानों का संचालन जो है वो 12वीं शताब्दी की शुरुआत में स्टार्ट हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक इनसे क्या रहा है? उत्पादन जारी रहा है। और ये खदानें जो है अभी भी पर्यटकों के आकर्षण का एक विशिष्ट केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं। लगभग आप सभी को इनका नाम जो है वो जानकारी होगी। रमिता जिंदल, PV सिंधु, मनु भाकर और निखत जरीन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी। ये मनु भाकर जी हैं। इन्होंने जो ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई है उसमें इन्होंने क्या किया है? पदक जीता है। और पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं और इन्होंने पूरे देश को क्या किया है? गौरवान्वित किया है। इनका जो पहला पदक आया है वो आया है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में और इन्होंने जो पदक प्राप्त किया है वो पदक है इनका कांस्य। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो प्राप्त किया है। कैटेगरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मीटर एयर पिस्टल इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और ये ऐसा करने वाली जो है ओलंपिक खेलों के निशानेबाजी सेगमेंट में पदक जीतने वाली ये क्या है? पहली भारतीय महिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक को आप लोग जो है ना बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स में हम आपको क्वेश्चंस ये लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से step_2_success या व्हाट्सएप नंबर दिया है नीचे, इसके माध्यम से आप जुड़िए। उस पर हम आपको ये पीडीएफ भी क्या कर रहे हैं? शेयर करते हैं। तो ये जो कंटेंट है सारा का सारा आपके पास स्टोर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराकर अपना पहला महिला एशिया कप या क्रिकेट का जो पहला महिला एशिया कप खिताब जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ये श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है महिलाओं की उसने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हराकर ये एशिया कप का खिताब इन्होंने जीता है और ये इनका पहला एशिया कप खिताब है। ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन 19 से 28 जुलाई तक जो है वो श्रीलंका में किया गया और इसमें इन्होंने भारत को हराकर जो है ये जो है जो प्रतियोगिता जीती है। और प्रतियोगिता में श्रीलंका की खिलाड़ी उनका नाम है समर विक्रमा। ये फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित की गई है, जबकि चमारी अथा पट्टू जो है इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार
दिया गया है और ये महिला एशिया कप का 9वां संस्करण या 9th गेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कुल कितने बाघों की या टाइगर्स की क्या हुई है, मृत्यु हुई है? 500, 628, 700 और 750। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये कुल 628 जो है वो बाघों की मौत हुई है भारत में पिछले 5 वर्षों में। ये जो आंकड़े आए हैं ये एनटीसीए जिसको बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उनके आंकड़े हैं जिन्होंने बताया है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में प्राकृतिक एवं अन्य कारणों से कितना हुआ है, 628 बाघों की मौत हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 वर्षों में बाघों के हमलों या उनके अटैक्स की वजह से 349 लोगों की जान गई है, जिनमें अकेले महाराष्ट्र में 200 मौतें दर्ज की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि वर्ष 2023 अकेले में करीब 178 बाघों की मौत हुई है। और चूंकि जो है और स्पेसिफिक डेटा भी इन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बाघों के हमले से करीब 59 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में ये 27 मौतें जो है वो ऐसी देखी गई हैं जिनमें मृत्यु का कारण बाघ का हमला है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर कौन बन गई हैं? प्राची यादव, जिया राम, नेहा अग्रवाल और प्रीति सिंह। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, ये जिया राय है। ये इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर बन गई हैं। इन्होंने ये जो इंग्लिश चैनल है इसको कुल 17 घंटे और 25 मिनट के समय में कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, जिसके बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो प्राप्त किया हुआ है और इन्होंने इंग्लिश चैनल के एबॉट्स क्लिप से फ्रांस के पॉइंट डे ला कोर्टे ड्यून तक 34 किलोमीटर की दूरी क्या है इन्होंने तय की है। टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगला क्वेश्चन है, मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों में किस खेल के राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है? ठीक है, इनसे पहले जो है वो कोई इस राउंड तक नहीं पहुंचा था। ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस और तीरंदाजी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और ये अभी जो ओलंपिक खेल चल रहे हैं उनमें ये राउंड ऑफ 16 तक क्या कर रही है, पहुंच गई है और पहुंचने वाली ये जो है वो पहली भारतीय महिला रही है। हालांकि पदक ये जो है वो नहीं जीत पाई है, फिर भी जो है इनका जो है प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इनके जो खेल की उत्कृष्टता है उसको ध्यान में रखते हुए इनको वर्ष 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके पहले ये टोक्यो ओलंपिक में भी जो है राउंड ऑफ 32 तक पहुंची थी। इसके बाद जो है इस बार जो है ये राउंड ऑफ 16 तक पहुंची है। हालांकि ये पदक नहीं जीत पाई है, फिर भी आप इन सब का नाम जरूर याद रखिए जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा प्रदर्शन अभी तक पहले कभी नहीं हुआ है। क्योंकि हो सकता है आपसे खिलाड़ी का नाम पूछ लिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये किस खेल से संबंधित, तो आप नाम जरूर जो है याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने अपना दूसरा कांस्य पदक किस स्पर्धा में जीता है? पहले की हम चर्चा कर चुके हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल, महिलाओं की 20 मीटर एयर पिस्टल और मिश्रित 25 मीटर एयर पिस्टल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये इन्होंने जो मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी है जिसमें पुरुष और महिला एक साथ खेलते हैं, उस प्रतियोगिता में जो है इन्होंने अपना दूसरा कांस्य पदक जो है वो जीता है। ठीक है, इनकी टीम थी, इनके जो पुरुष खिलाड़ी थे उनका नाम है सरबजोत सिंह। तो इन दोनों ने मिलकर ये ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया को हराकर जो है वो पदक जीता हुआ है। ठीक है, और इस दूसरे पदक के बाद एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय एथलीट बन गई है। अभी तक किसी भी भारतीय एथलीट ने किसी भी कैटेगरी में एक साथ एक ही ओलंपिक में 2 पदक नहीं जीते हैं। हालांकि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली जो है वो पीवी संधू पहली भारतीय खिलाड़ी है और ये जो है मनु भाकर है वो 2 पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला एथलीट बन गई है। लेकिन एक ही सेशन में अगर बात करी जाए तो मनु भाकर जो है उसमें पहली है। तो इनकी जो है वो जो है कैटेगरी दूसरे के लिए क्या है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट।
अगला क्वेश्चन, एशिया कप क्रिकेट 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये एशिया कप क्रिकेट 2025 का आयोजन जो है वो भारत में किया जाना है और भारत करीब 34 साल बाद जो है वो इस एशिया कप की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। ये घोषणा जो है वो एशियाई क्रिकेट परिषद की ओर से की गई और इन्होंने ये भी किया कि जो वर्ष 2027 का जो है 50 ओवर का प्रारूप होगा उसमें बांग्लादेश जो है क्या करेगा, एशिया कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, अगर 2025 के पहले 2023 की बात करें तो जो 2023 का एशिया कप था क्रिकेट का, उसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर जो है वो कप जीता हुआ था। 2023 भारत जीत चुका है। अब 2025 का जो आयोजन होना है वो भारत में और 2027 का जो होना है वो बांग्लादेश में। ठीक, ये सारी डिटेल जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह की जो विशिष्ट प्रतियोगिताएं हैं जैसे फीफा है, आपका आपका विश्व क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, इस तरह की जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं वो भविष्य में कहाँ आयोजित की जाएंगी, इससे संबंधित क्वेश्चन भी जो है वो कमीशन लगातार पूछता रहा है। तो आप इस तरह से अपनी पढ़ाई कीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछे जाए तो मिस ना हो। और साथ ही साथ आप जो है इस तरह से इनके क्या करें, नोट्स प्रिपेयर कर लें अपने, ताकि आपको हैंडी रहे सब कुछ। और अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप पीडीएफ के लिए हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफून गैमी के कारण किस देश के फुजियान प्रांत में तेज हवाएं और भारी वर्षा जो है वो दर्ज की गई है? जापान, चीन, फिलीपींस और ताइवान। तो सही जवाब इसका जो है वो ये चीन के फुजियान प्रांत में जो है वो टाइफून गीमे ने काफी जो है वो नुकसान किया हुआ है और माना जा रहा है कि ये टाइफून गेमी जो है वो इस साल चीन में आने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है। ठीक है, और इस तूफान ने जो है वो चीन के साथ साथ फिलीपींस के मनीला में भी जो है इन्होंने काफी तबाही मचाई है और मनीला में करीब 32 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण जो है इन्होंने मनीला में आपदा की स्थिति घोषित की हुई। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए हैं? मनोज सोनी, प्रीति सूदन, राजीव कुमार और सुनीता शर्मा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये प्रीति सूदन जी जो हैं यूपीएससी की नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हो गई है इनकी। और जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज सोनी जी, उनके बाद जो है ये प्रीति सूदन जी जो है कार्यकाल संभालेंगी। ये 1 अगस्त 2024 से यूपीएससी के अध्यक्ष का पद संभालेंगी और ये अप्रैल 2025 तक यूपीएससी की जो है वो चेयरमैन रहेंगी। ठीक है, अध्यक्ष रहेंगी और ये जो है 65 वर्ष की आयु में जो है क्या कर देंगी, पद का जो है पद को रिक्त कर देंगे। ठीक है, इस यूपीएससी की आप लोग जो है वो कंडीशंस देख लीजिएगा अध्यक्ष की नियुक्ति की और अध्यक्ष के कार्यकाल की। ठीक है, उसमें एक आयु भी है और एक वर्ष का भी है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी यूपीएससी जो है एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 315 से 323 या आर्टिकल 315 से 323 के बीच में जो है वो यूपीएससी के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में वेनेजुएला का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? एडमंड गोंजालेस, निकोलस मादुरो, ह्यूगो शावेस और जुआन गुआइडो। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये निकोलस मादुरो जो हैं ये वेनेजुएला के जो है राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ठीक है, ये इनको करीब 51% जो है मत मिले हैं और ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। बाकी वेनेजुएला जो है ये एक दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी तट पर स्थित क्या है, एक देश है। आप लोग नक्शे में जो है वेनेजुएला की कंडीशन देख लीजिएगा, इसके पड़ोसी देश वगैरह भी आप देख लीजिएगा। और वेनेजुएला की राजधानी जो है वो है कराकास और इनकी मुद्रा जो है वो है वेनेजुएलन बोलीवर, ये जो है इनकी मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, 2024 में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस या वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स का विषय या थीम क्या है? मानव तस्करी और बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा और मानव अधिकार, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ें, मानव तस्करी रोकने में शिक्षा का महत्व। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये जो दिवस है इसकी थीम है मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ें या लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन
ट्रैफिकिंग, ठीक है। और ये जो दिवस है वो हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसने वर्ष 2013 में घोषणा की थी कि ये प्रति वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में क्या करेगी, आयोजित करेगी। ठीक है। तो 28 से 31 जुलाई के करंट अफेयर्स की वीडियोस में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में जल्दी ही जानकारी मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।